हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, और वे स्टूडेंट्स जो है MPS 002 के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, और उन सभी के पास में MPS 002 में इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरीज एंड इश्यूज का सब्जेक्ट है। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इसके अंदर जून 2026 में आने वाले उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये आप सभी का MPS 001 का पेपर है, जो कि आपके पेपर में आया था। और लास्ट वीडियो हमने जो इसमें से बताई थी, इसमें से अगर आप देखोगे टोटल पेपर में 10 क्वेश्चन आए थे। इन 10 क्वेश्चन में हमने आप लोगों को जो बताए आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए। ये पहला उदारवाद का क्वेश्चन आया, पहला। दूसरा क्वेश्चन आप सभी यहाँ पर देखोगे ग्रामसी का। तीसरा क्वेश्चन आप देखोगे स्वतंत्रवाद का। यहाँ पर 25 क्वेश्चन में से अगला क्वेश्चन जो है आप सभी का कट्टरवाद का ये क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो बहुसंस्कृतिवाद, ये क्वेश्चन आया। इसके बाद अगर आप अगला क्वेश्चन देखोगे तो रूढ़िवाद, और अगला क्वेश्चन राष्ट्रवाद, और अगला साम्राज्यवाद। तो अगर आप देखोगे तो ये पेपर में 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में से ऑलमोस्ट लगभग सारे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ऐसी ही वीडियो मैं दोबारा से लेकर आया हूं जो कि MPS 002 के स्टूडेंट्स के लिए है, और इसमें भी वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपको देखने मिलने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस वीडियो के PDF को, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो का PDF चाहिए तो आप अपनी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर के थ्रू कांटेक्ट करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये एक पेड PDF है, और इसमें से आपके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं PDF की बात करूं क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन आपको इसमें पहले क्वेश्चन मिलेगा जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, और उसके बाद फिर आपको एक एक करके इनके आंसर मिलेंगे जो कि आपको हिंदी मीडियम में मिलने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें आपसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी दृष्टिकोण के महत्व को समझाइए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको क्या करना है, पेपर में जब भी कोई भी आंसर आप लिख रहे हो तो उस आंसर को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला उसका इंट्रो, फिर उसका मेन बॉडी यानी मुख्य भाग, और जो तीसरा है उसका जो है निष्कर्ष। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी दृष्टिकोण का क्या महत्व है, इसको आपको समझाना है। सबसे पहली बात तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम यथार्थवाद यानी जो जिसे हम अंग्रेजी में रियलिज्म कहते हैं, ये एक प्रमुख सिद्धांत माना जाता है जो विश्व राजनीति को वैचारिक कल्पनाओं की बजाय वास्तविकता धरातल पर समझने का प्रयास करता है। यानी यह सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो डायरेक्टली जितने भी लोग हैं उन सभी को क्या कहता है, उन सभी को कहता है कि हमें क्या करना है, हमें वास्तव में जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां हैं हमें उस हिसाब से हमें अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को समझना है, ना कि वैचारिक कल्पनाओं के आधार पर। यथार्थवाद जो है इस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो है वो अराजकपूर्ण है, याद रखना है आप सभी को। यहाँ कोई ऐसी वैश्विक सरकार नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसी स्थायी सरकार नहीं है जो राज्यों के व्यवहार को नियंत्रित कर सके। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। भाई ध्यान रखना है, 2 बातें अब तक इंपॉर्टेंट बताई गई है। सबसे पहली बात तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो स्थायी हो, और साथ ही साथ में पूरे विश्व की जो सरकार है वो ऐसी कोई सरकार नहीं है जो राज्यों के व्यवहारों को नियंत्रित कर सके। राज्यों का जो व्यवहार है वो कैसा बताया गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अराजकपूर्ण बताया गया है। दूसरी बात, ये वास्तविकताओं पर जोर देते हैं ना कि कल्पनाओं पर। एक विद्वान है जिसका नाम है EH कौर, और साथ ही साथ में हंस जे मार्गेनथाउ, इन दोनों विद्वानों ने क्या किया, जो यथार्थवादी सिद्धांत है इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। इस सिद्धांत को इन जैसे विचारकों ने इसे सुव्यवस्थित रूप दिया। मैंने यथार्थवाद के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो। केंद्र में राज्य की सुरक्षा और सत्ता की राजनीति है। इनका कहना है कि हर एक देश क्या करता है, अपने आप को सुरक्षा व्यवस्था, अपने अपने देश की सुरक्षा के लिए कार्य करता है, और केंद्र में उसका यही मुख्य महत्व रहता है। तो इसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात क्या कहते हैं, ये कहते हैं भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कैसी अराजक है। अराजक क्यों है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी ऐसी स्थायी या फिर ऐसी सरकार नहीं है जो राज्यों के व्यवहारों को नियंत्रित कर सके। इसीलिए यथार्थवादियों का मानना है कि विश्व स्तर पर राज्यों के ऊपर कोई संप्रभुता नहीं है, यानी जो ताकतवर है वो पूरे विश्व पर अपना कंट्रोल करता है, और जो कमजोर है वो उनकी बातों को मानते हैं। यह अराजकता किसी देश की सुरक्षा का भरोसा नहीं देती, और ये जो स्थिति है इसमें ये नहीं है कि कोई भी देश सुरक्षित है, नहीं, जिससे राज्यों को हमेशा सुरक्षा स्वयं करनी पड़ती है।
सीधी सी बात है। अब जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका आज दुनिया में सबसे ग्लोबल पावरफुल कंट्री है, या और भी ऐसी पावरफुल कंट्रीज बन चुकी है। आज के ज़माने में जो कमज़ोर देश हैं, इन्हें अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो ये क्या करें, अपनी सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं करें। ये नहीं सोच सकते कि ये ताकतवर देश हैं, तो ये हमारी सुरक्षा करेंगे। जिस तरीके से घर में आपके माता-पिता सबसे ताकतवर हैं, तो वो हर हमेशा आपको क्या करते हैं, बुरी आदतों से, बुरे कामों से बचाने की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नैतिकता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमें देखने को नहीं मिलती। यह दृष्टिकोण हमें ये समझने में मदद करता है कि क्यों शक्तिशाली राष्ट्र भी निरंतर सैनिक आधुनिकीकरण में निवेश करते हैं, और ये सिद्धांत हमें ये भी बताता है कि आप देखते हो कि जो देश ताकतवर है, वो फिर भी ताकतवर होने के बावजूद भी लगातार हथियारों को बढ़ा रहे हैं, अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे भी कहा जाता है शक्ति। शक्ति यानी पावर, केंद्रीय महत्व। यथार्थवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मूलतः शक्ति के लिए संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संघर्ष हो रहा है वो शक्ति के लिए, और यहाँ शक्ति केवल सैन्य तक सीमित ही नहीं है, बल्कि इसकी आर्थिक क्षमता, कूटनीतिक प्रभाव, तकनीकी क्षमता, और साथ ही साथ में मैन पावर, ये सारी की सारी चीज़ें भी किसके अंदर आती है, शक्ति के अंदर आती है। यह दृष्टिकोण ये स्पष्ट करता है कि राष्ट्र के बीच में होने वाले समझौते उनकी शक्तियों और समीकरणों पर आधारित होती है। कोई भी देश अगर हम देखें तो वो समझौते क्यों करता है, ताकि दूसरे ताकतवर देशों से वो उनके वर्चस्व से बच सके, इसीलिए वो क्या करता है, समझौते करता है। तो यहाँ पर शक्ति को देश जो है वो बढ़ाने की हमेशा कोशिश करते हैं। अगला है सुरक्षा दुविधा। इसके अंदर ये होता है कि भाई यथार्थवाद में ये अवधारणा, प्रमुख अवधारणा है, जब एक राज्य, तो इसके अंदर सिंपल सा है कि भाई जब हर एक राज्य जो है वो क्या करता है, अपनी सुरक्षा को बढ़ाता है, तो उसका जो पड़ोसी देश होता है उसको लगता है कि शायद ये जो सुरक्षा बढ़ा रहा है, ये अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि मुझ पर हमला करने के लिए बढ़ा रहा है, और इसीलिए उसको ऐसा लगता है कि भाई उसकी सुरक्षा बढ़ाने से हमें खतरा है, और वो भी क्या करने लगता है, अपनी सुरक्षा को बढ़ाने लगता है। इस चक्र के कारण ही विश्व में हथियारों की होड़ हो रही है। ज्यादातर देश क्या कर रहे हैं, हथियार बना रहे हैं। यह सिद्धांत शीत युद्ध के दौर में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में प्रतिस्पर्धा को समझने के लिए आज भी सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में है राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित में सिंपल सा है, हर एक देश, कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं करता। देखो, यथार्थवाद नैतिकता को राजनीति से अलग करता है और तर्क देता है कि हर एक शासक का प्राथमिक कर्तव्य वैश्विक मानवता नहीं बल्कि अपने नागरिकों की सुरक्षा है, अपने राष्ट्र का हित करना है। नागरिकता को राजनीति से अलग रखा गया है, सबसे पहली बात। और हर एक सरकार क्या कर्तव्य क्या है कि वो, उसका प्राथमिक कर्तव्य मानवता, वैश्विक मानवता नहीं है, बल्कि उसका कर्तव्य क्या है, अपने नागरिकों को सुरक्षा देना। यह व्यवहारिक विदेश नीति का आधार है, जो कि भावनाओं के बजाय वास्तविक लाभ और हानि के आधार पर निर्णय की प्रेरणा देता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है आपका पावर ऑफ बैलेंस, यानी शक्ति संतुलन है। इसमें शांति बनाए रखने के लिए यथार्थवादी क्या कहते हैं, शक्ति संतुलन को सबसे उचित मानते हैं। उनका कहना है कि यदि एक राष्ट्रीय गठबंधन, जो कई देश आपस में जुड़कर जो गठजोड़ करते हैं, इसे हम गठबंधन कहते हैं, तो गठबंधन की शक्ति अगर अनियंत्रित हो जाए तो युद्ध होना अनिवार्य हो जाता है। राष्ट्रों को यह प्रयास करना चाहिए कि हमेशा वो वर्चस्व से बचकर रहे। वर्चस्व से बचने के लिए वो अपने आप को ताकतवर बना सकते हैं, या फिर कई बार क्या कर सकते हैं, कई देश आपस में मिलकर क्या कर सकते हैं, गठबंधन बना सकते हैं। जैसे वर्तमान समय में क्या किया गया है, क्वाड जो है उसका गठन किया गया है। क्वाड जो है बिल्कुल आप सबको पता है, अमेरिका, फ्रांस, भारत और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों ने क्वाड बना रखा है ताकि वो चाइना को काउंटर कर सके। याद रखना है कि पैसिफिक ओशन में जो है इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, उसके प्रभाव को रोकने के लिए। अगला नेक्स्ट पॉइंट है आपका यथार्थवाद बनाम आदर्शवाद। यथार्थवाद लिखता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएं जो है वो राज्यों की इच्छाओं के विरुद्ध बहुत प्रभावी नहीं हो सकते, इसीलिए अंततः उन्हें क्या करना चाहिए, उन राज्यों पर, शक्तियों पर निर्भर होते बना देते हैं, जो हमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं या सीमाओं को समझने में व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रदान करने का मतलब सिंपल सा है कि भाई आदर्शवादी प्रत्येक राष्ट्र को क्या क्या करना चाहिए दूसरों के लिए, इस पर जोर देने की बात नहीं करता, बल्कि उसे अपने नागरिकों के लिए और ज्यादा अपने देश के लिए कैसे अपने आप को सुरक्षित बना सकता है, वो इस बात पर। तो यहाँ पर निष्कर्ष की बात करेंगे तो यथार्थवादी दृष्टिकोण एक सिद्धांत नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो कठोर वास्तविकता है उसको अपनाने की बात करता है, उसकी वास्तविकता को दिखाने की बात करता है। और हालांकि इसकी आलोचना भी की जाती है क्योंकि ये युद्ध को बढ़ावा देता है, मानव का जो व्यवहार है इसमें दोषपूर्ण बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों को आपसी सहयोगात्मक नहीं बताया गया, परंतु ऐसा नहीं है। अभी कोविड के काल में भी हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के द्वारा एक दूसरे को सहयोग किया गया।
कई बार युद्ध जैसी स्थिति होती है तो वहाँ पर सहयोग देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम कई बार ये देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में युद्ध जो होने का कारण है वो वर्चस्व बनाना ही है। हालाँकि यथार्थवाद की ये अवधारणा तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन कई मायनों में यथार्थवाद पूरी तरीके से हमको क्या नहीं दिखता, खड़ा उतरता हुआ नहीं दिखता। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में नव उदारवादी दृष्टिकोण, ये भी पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो नव उदारवाद की जब हम बात करते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो यथार्थवाद यानी जो रियलिज्म है इसकी आलोचना करता है, इसकी अराजकतावादी अवधारणा को स्वीकार करता है, लेकिन यह तर्क देता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग न केवल संभावना बल्कि राज्यों के लिए फायदेमंद है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने नव यथार्थवाद जो नव उदारवादी हैं इन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अराजकता है, इसमें कोई शक नहीं है, ये डायरेक्टली कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग भी देखने को मिलता है। और इसका एग्जाम्पल 1970 के दशक में जो रॉबर्ट कॉनियन है इन्होंने और आपका जोसेफ नाई है जैसे विचारों द्वारा विकसित किया गया ये सिद्धांत है, और ये इस बात पर जोर देता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में आर्थिक निर्भरता, बहुपक्षीय शासन व्यवस्था और वैश्विक स्थिरता को बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाती है। अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में, चाहे वो यूएनओ है, चाहे वो WB है, चाहे वो WTO है, तो ये संस्थाएं क्या करती है, स्थिरता को बनाए रखने में काफी हद तक क्या करती है, हेल्प करती है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आप सभी का संस्थागत सहयोग। संस्थागत सहयोग जैसे नव उदारवादी लोगों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारी संस्था जैसे यूएनओ है, WTO है, IMF है, WB है, ये केवल राज्य के उपकरण नहीं है। राज्य के उपकरण का मतलब राज्यों को केवल सहयोग ही नहीं देते, बल्कि यह एक ऐसा राज्यों को मंच प्रदान करता है जहाँ पर सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। और ये संस्थान लेन देन की लागत को कम करने की भी करती है, यानी व्यापारों को आपस में बढ़ाने का भी ये कार्य करता है, देशों के बीच में खुशहाली लाता है, देशों के बीच में सहयोग बढ़ाता है। अगला पॉइंट है आपका जटिल आत्मनिर्भरता। हर एक देश क्या है, व्यापार के मामले में एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, और वो निर्भरता उनकी ना केवल आज के ज़माने में सैनिक शक्ति के माध्यम से है, बल्कि सांस्कृतिक, तकनीकी, वित्तीय, व्यापारिक कई मामलों से वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, और ये निर्भरता उन्हें एक दूसरे के क्या लगती है, क्लोज लेकर आती है। लग रहा है अराजकता का प्रबंधन। यथार्थवाद ने डायरेक्टली कह दिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर जो है पर अराजकता है। भाई नव उदारवादियों ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये अराजकता जो है ये राज्य अपनी दीर्घकालीन भलाई के नियमों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना पसंद करता है। हर एक देश क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करता है। हालांकि हर एक देश अपनी सुरक्षा, जब भी बात आती है ना अपनी सुरक्षा, तो उससे समझौता नहीं करता, उस जगह पर वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की भी अवहेलना करेगा, और करते भी हैं। युद्ध के समय में हमें बहुत सारे देशों ने देखा है कि जैसे UN वो कहता है भाई युद्ध मत करो, युद्ध मत करो। रूस के सामने ये बात हुई, ईरान अमेरिका के सामने बात हुई, परंतु वो क्या करते हैं, अपनी जो नेशन की जो सिक्योरिटी है या जो भी प्रायोरिटी है उसको फर्स्ट रखते हैं, उसके बाद वो किसी दूसरे को दूसरे के बारे में सोचते हैं। अगला पॉइंट आप सभी का पूर्ण लाभ। पूर्ण लाभ बनाम आपका सापेक्ष लाभ। यथार्थवादी जहाँ सापेक्ष लाभ की बात करते हैं, यानी दूसरों से अधिक शक्तिशाली बनने पर ध्यान देते हैं, वहीं जो नव उदारवादी है वो पूर्ण लाभ यानी निरपेक्ष लाभ को महत्व देते हैं। उनका कहना है कि अगर सहयोग से राज्यों के बीच में आर्थिक विकास हो रहा है तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, हमें सहयोग को ही क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। अगला गैर राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका। राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को बढ़ाने में, देशों के अंदर शासन व्यवस्था को सुधारने में, गरीबी को कम करने में, शिक्षा स्वास्थ्य को करने में जो गैर राज्य भी करता है, जैसे आपके MNCs है, सिविल सोसाइटीज़ है, NGOs है, तो इन सब की क्या है, मुख्य भूमिका हमें देखने को मिलती है। अब अगला है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो मुख्य अवधारणा है वो कौन कौन सी है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं तो इसमें उन जटिल प्रक्रियाओं या सिद्धांतों को शामिल किया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और साथ ही साथ में गैर राज्य अभिनेताओं का संचालन करते हैं। IR को समझने के लिए कुछ आधारभूत चीज़ें हैं जिनका हमको विश्लेषण करना चाहिए। सबसे पहली बात तो संप्रभुता। IR की सबसे बुनियादी बात है जो 1648 में आपका वेस्टफेलिया की संधि के बाद विकसित हुआ है, और ये वेस्टफेलिया की जो संधि है इसमें प्रत्येक राज्य ने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च, हर एक राज्य जो है अपने जो भी देश है वो अपना जो भी क्षेत्र उसका अंडर में आता है उसके लिए वो सर्वोच्च है। अपने आंतरिक और अपने बाहरी मामले जो है वो खुद अपनी इच्छा से उसके निर्णय या फैसले लेगा, उस पर कोई बाहरी दबाव नहीं चाहिए। संप्रभुता राज्य को आंतरिक मंच और स्वतंत्रता के रूप से वो एक उसे पहचान दिलाती है। पहली तो संप्रभुता है, दूसरी शक्ति है, तीसरा राष्ट्रहित, चौथा है शक्ति संतुलन, पांचवा है अराजकता, और लास्ट में आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और कानून है। तो शक्ति के अनुसार क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखो संबंधों को जब हम पढ़ते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के लिए संघर्ष देखने को मिलता है।
हर एक देश आपस में संघर्ष कर रहे हैं शक्ति के लिए। कुछ है कठोर शक्ति, हार्ड पावर, सैन्य बल, आर्थिक दबाव, और दूसरा है आपका सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर में क्या है, सांस्कृतिक, कल्चर, तकनीकी, ये सारे के सारे पॉइंट इसके अंदर आ जाते हैं जो अपनी शक्ति को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। यानी शक्ति को सिर्फ और सिर्फ हम मिलिट्री से रिलेट नहीं करेंगे, याद रखना है। राष्ट्र हित में यह है कि हर एक राष्ट्र क्या करता है, सबसे पहले अपने राष्ट्र की सुरक्षा, अपनी आर्थिक समृद्धि, क्षेत्र की अखंडता और विश्व की जो संघर्षता है उसको समाप्त करने की बात करते हैं। अगला है शक्ति संतुलन की बात करते हैं, जिसमें हर एक राष्ट्र क्या करते हैं, हर एक राष्ट्र इतना शक्तिशाली जरूर बनना चाहता है ताकि वो दूसरा उसके लिए खतरा ना बन सके, याद रखना है, और वो भी दूसरों के लिए खतरा ना बन सके। अन्य गठबंधन, इसके लिए वो गठबंधन बनाता है, अपने आप को हथियारों की होड़ करता है अपने लिए, और इस तरीके से कई शांति संधियों पर हस्ताक्षर भी करता है। अराजकता का मतलब, अगला पॉइंट आपका अराजकता है, तो विश्व स्तर पर कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जो राज्यों को कानून मनवाने के लिए बाध्य करे, मजबूर करे। अराजकता का मतलब सिंपल सा है कि हर राज्य जो है अपनी सुरक्षा के लिए अपने स्वयं ही जिम्मेदार है और खुद ही उनको व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय नियमों की बात करें तो बहुत सारी संस्थाएं हैं हमारी, और वो उन्होंने क्या है, कई सारे कानून, संधियाँ, ये सब बना रखी हैं, नियम वगैरह बना रखे हैं, जिसके आधार पर ही हमको चलना चाहिए, उसके आधार पर ही हमें शासन करना। इसके अंदर ये सारे के सारे पॉइंट है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, अब वैश्वीकरण के संदर्भ में बदलते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बताइए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने सीमाओं को धुंधला कर दिया, यानी देशों की सीमाएं जो थी, पारराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ा दिया, पारराष्ट्रीय आवागमन को बढ़ा दिया, ज्ञान, पूंजी, व्यक्ति, वस्तु, सबका प्रभाव हो रहा है, जिसकी वजह से विश्व को एक ग्लोबल, या हम सकते हैं वैश्विक ग्राम, ग्लोबल विलेज में परिवर्तित कर दिया है। आज हम घर बैठे बैठे हर तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें एकीकरण देखने को मिलता है। इससे हमारे देश की राजनीतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, ये सारी की सारी स्थिति में हमें पूरी तरीके से सुधार देखने को मिल रहा है, बदलाव देखने को मिल रहा है, और हमारी जो स्वरूप है जो वैश्वीकरण की वजह से पूरी तरीके से बदल गया है। हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन, हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या हो चुकी है, पूरी तरीके से परिवर्तन होगी। वैश्वीकरण के उदय ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राज्यों की केंद्रता और बहुआयामी जो है दृष्टिकोण अपना लिया है। अब सबसे पहली बात अगर यहाँ पर हम बात करें, इसके अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इससे सबसे फर्स्ट पॉइंट है राज्य की स्वयंप्रभुता का क्षरण। सबसे पहले वैश्वीकरण के आने से जो सरकारें हैं वो कमजोर हो गए, क्योंकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है उनको मानना पड़ रहा है, उनके हिसाब से चलना पड़ रहा है। अपने देश के अंदर जो आर्थिक नीतियां हैं अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के हिसाब से बनानी पड़ रही है। IMF, WB, WTO, इनके दबाव को स्वीकार करना पड़ रहा है, ये तभी मदद कर रहे हैं। और इनसे व्यापारिक समझौतों ने राज्य की नीति निर्माण की जो शक्ति है उसको कमजोर किया है। अब राज्य वैश्विक बाजार की शक्तियों और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के दबाव में काम कर रही है, हमें दिखाई दे रही है। अगला, गैर राज्य अभिकर्ताओं का उदय, जैसे NGOs हो गई, MNCs हो गई, नागरिक समाज हो गए, है ना, इनकी वृद्धि हो गई है, और ये सरकार के ऊपर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। आज के ज़माने में एप्पल, गूगल, ऐसी बड़ी बड़ी MNCs हैं जो किसी भी देश के अंदर व्यापार को पूरी तरीके से प्रभावित करती है, अपने नियमों को उन देशों को मानने के लिए मजबूर करती है। अगला है जटिल निर्भरता। वैश्वीकरण की वजह से बहुत सारे देश ऐसे हैं जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो चुके हैं, इतने नज़दीक आ चुके हैं, हमें उनके बीच में आज के ज़माने में सहयोग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। संघर्ष भी काफ़ी बढ़ चुका है, संघर्ष भी कई तरीके का है। डिजिटल संघर्ष है, आप सभी का डिजिटल को छोड़ दो तो आप देशों के बीच में जैसे पहले प्रतिस्पर्धाएं चलती थी वो सारी की सारी चल रही हैं, तो ये याद रखना है। इसके अलावा वैश्विक शासन की चुनौती का विस्तार, यानी विश्व में बड़ी बड़ी चुनौतियां आ रही है, जैसे कोविड-19 की थी, साइबर अपराध की है, जलवायु परिवर्तन की है ना, इसके अलावा आतंकवाद है। ये ग्लोबल प्रॉब्लम्स है, इन ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मंच मिल रहा है। इसके अलावा सूचना और सॉफ्टवेयर की क्रांति। देखो, हम वो जनरेशन है जिसने, हमने मोबाइल भी देखा, अपने मोबाइल में जैसे कीपैड बटन वाले हैं, हमने टच स्क्रीन भी देखा, हमने आईफोन भी देखे, हम आज के ज़माने में AI भी देख रहे हैं, हम रोबोट्स भी देख रहे हैं। तो इसने क्या कर दिया, सूचना और वैश्वीकरण की वजह से सूचना और जो सॉफ्टवेयर जो इनकी क्रांति है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई। इसके अलावा आर्थिक असमानता भी हमें देखने, इसकी नेगेटिव इफेक्ट में देखने को ये मिलता है कि भाई बहुत सारे देशों में जो अमीर लोग हैं उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, अमीर देशों को वैश्वीकरण का ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। तो ये भी आपको इसको मेंशन कर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में मार्क्सवादी दृष्टिकोण। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादी दृष्टिकोण एक आलोचकीय सिद्धांत है, यथार्थवाद, उदारवाद दोनों की आलोचना करता है। और ये मुख्य इसका मानना क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो वर्ग संघर्ष और आर्थिक संबंधों के चश्मे से देखती है। याद रखना, ये क्या करती है, ये आपके उदारवाद और यथार्थवाद दोनों की आलोचना करती है। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसकी बात करता है, वर्ग संघर्ष की, पहली बात। दूसरी बात, आर्थिक संबंधों की बात करता है। और ये तर्क देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में केवल
केवल और केवल देशों के बीच ही संघर्ष नहीं होता, बल्कि पूंजीवाद के विस्तार की वजह से शोषण की जो प्रक्रिया है वो लगातार बढ़ रही है। सबसे पहली बात, इस चीज़ के लिए उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद का एग्जाम्पल दिया है, और मार्क्सवाद के अनुसार इतिहास की जो प्रमुख प्रेरकशीलता है वो संसाधनों की भौतिक स्थिति है। उनका कहना है कि कुछ ऐसे लोग हमेशा से रहे हैं जो ताकतवर थे, उन्होंने क्या किया, संसाधनों पर अपना पूरी तरीके से नियंत्रण कर लिया, और संसाधनों पर नियंत्रण करने के बाद में उन्होंने क्या किया है, शासन व्यवस्था पे भी नियंत्रण कर लिया है, जिसकी वजह से ऐतिहासिक रूप से जो है हमें शोषण देखने को मिल रहा है। अमीर जो है वो गरीबों पे लगातार से शोषण कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी राज्यों की विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्धारण उस देश की आंतरिक संरचना के उत्पादन के द्वारा होता है। जैसे कोई देश अगर पूंजीवादी देश है तो उस देश की जो नीतियां भी बनेगी वो ज़्यादातर ऐसी बनेगी जो ज़्यादातर अमीरों को फ़ायदा पहुंचाने वाली बनेगी, ना कि गरीबों को फ़ायदा पहुंचाने वाली। दूसरा, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद। ये डायरेक्टली कहते हैं कि भाई पूंजीवादी देश जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में पूंजीवाद देशों में बढ़ रहा है, और पूंजीवाद की वजह से हमें नव साम्राज्यवाद देखने को मिल रहा है कि जो एमएनसीज हैं वो वहाँ के देशों पे पूरी तरीके से प्रभाव डाल देती है, वहाँ की अर्थव्यवस्था पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेती है, वहाँ पर बाज़ारों पर, श्रमिकों पर, कच्चे माल पर पूरी तरीके से अपना नियंत्रण कर लेती है, और भी उपनिवेशीकरण हमें यहाँ पर और इसमें आप देखोगे तो विश्व प्रणाली इसमें हमको देखने को मिलता है। इसमें विश्व प्रणाली में कोर, परिधि और अर्ध परिधि, इसके बारे में बात हो रही है। कोर में वो विकसित देश है, ताकतवर देश है, पूंजीवादी देश है, जहाँ पर ज़्यादातर अच्छी व्यवस्थाएं हैं, मजबूत सरकारें हैं, और साथ ही साथ में तकनीकी क्षमता अच्छी है। वहीं परिधि में विकासशील देश आते हैं, जहाँ पर कच्चा माल है परंतु श्रमिक है और इनके पास में अच्छी तकनीकें नहीं है। लेकिन जो अर्ध परिधि देश हैं, इसमें वो देश हैं जो दोनों के बीच में सेतु का काम करते हैं, जहाँ पर कच्चा माल भी है और थोड़ी बहुत तकनीकी भी है, तो अर्ध परिधि में वो आते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है, सबसे पहले परिधि देश, फिर अर्ध परिधि, और बीच में जो है वो केंद्रीय या आप सभी के कोर कंट्री। और निर्भरता का सिद्धांत आप सभी को ये भी मैंने हमने पढ़ा रखा है। देखो अगला क्वेश्चन भी आप लोगों को निर्भरता का सिद्धांत को लेकर मिलेगा। निर्भरता का सिद्धांत जो है पेपर में आता है कई बार, एजी फ्रैंक, आंद्रे गुंड्रे फ्रैंक के विचार या इमैनुअल वेलेस्ट्रीन के विचार आपसे पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप वो भी उसको कर सकते हो। अगला, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में नारीवादी दृष्टिकोण को बताना है। सबसे पहली बात तो जो जे.एन. टिग्नर है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी दृष्टिकोण, चाहे वो आपका यथार्थवाद हो, चाहे आपका उदारवाद हो, चाहे आपका मार्क्सवाद हो, इन सब की इन्होंने आलोचना करी है। इन सब की आलोचना करते हैं, और साथ ही साथ में जे.एन. टिग्नर कहते हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को अनदेखा किया है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महिलाओं की कोई भूमिका नहीं है। और इन्होंने बताया है कि ये सब के सब इसे ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज है। उन्होंने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में महिलाओं की भूमिका को और उनके अनुभवों को और उनके हितों को पूरी तरीके से उपेक्षित किया गया है, उनको पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया है। नारीवादियों का मुख्य उद्देश्य इंटरनेशनल रिलेशन के अध्ययन के दायरा का विस्तार करना है, और उसमें लिंग के प्रभाव को भी उसको उजागर करना है, यानी किस तरीके से महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है या महिलाओं को दरकिनार कर दिया जाता है, इसको, इसके अध्ययन के बारे में ये बात करते हैं। इसके अलावा लिंग के विश्लेषण की बात करते हैं। इनका कहना है कि भाई जैसे इसमें नारीवादी विचारक में अगर आप देखोगे तो सिंथिला सिंथला एनोली, इनके द्वारा क्या किया गया है, सिंथला एनोली जो है इन्होंने तर्क दिया, इन्होंने तर्क देती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए देखना जरूरी है कि लिंग को कैसे शक्ति का आकार मिलता है, यानी कैसे महिलाओं को भी बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके लिए युद्ध व कूटनीतिक फैसलों में पुरुषों को वर्चस्व, घर के जो आंतरिक मामले हैं, देश के जो आंतरिक मामले, उन सब में पुरुषों का वर्चस्व है और महिलाओं को से दरकिनार कर दिया गया है। इसके अलावा निजी बनाम सार्वजनिक, अगर हम देखेंगे तो जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में जो हमारी संधि है, सरकारी शिखर सम्मेलन है, ये सार्वजनिक है, इसमें महिलाओं को इसमें भी पार्टिसिपेट, और तर्क देते हैं कि निजी क्षेत्र जो है जैसे घर परिवार के हैं उसमें महिलाओं की राजनीति, महिलाओं को, बट वहाँ पर महिलाओं को सीमित कर दिया गया है, उनको ज़्यादा जिम्मेदारी दे दी है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहे। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है आपका सुरक्षा की पुनर्भाषा। सुरक्षा की पुनर्भाषा में ये है कि यथार्थवादी जो सिद्धांत है वो सुरक्षा को किस तरीके से कहते हैं, वो कहते हैं सुरक्षा का अर्थ केवल राज्यों की सीमाओं को सुरक्षा। इस वाले पॉइंट में आप ये कहोगे कि भाई सुरक्षा का मतलब केवल हमें अपने देश को सुरक्षा करनी है, बल्कि देश में रहने वाली जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा पे भी जोर देता है। वो तर्क देता है कि यदि किसी देश की महिलाएं अपने घर में ही या अपने देशों में सुरक्षित नहीं है तो वो वास्तव में सुरक्षित ही नहीं। सुरक्षा का केवल मतलब खाद्य सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा और आर्थिक स्वावलंबन होना चाहिए, यानी महिलाओं को अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखोगे तो आप आपका अदृश्य अभिनेताओं की पहचान। नारीवादी दृष्टिकोण से लोग केवल
लोग जो हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उन लोगों पर ज़्यादातर ध्यान देते हैं ना, जो जिन्हें ऐतिहासिक रूप से अदृश्य कर दिया है। महिलाएँ उनमें से ही एक है, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से जिन पे कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है और जिसकी वजह से महिलाएँ जो हैं, वो हमेशा पुरुषों के शरणशील रही है, पुरुषों के अधीन रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको दरकिनार कर दिया गया है। सत्ता में सत्ता की बात करें तो इसके अंदर जो सत्ता है, यानी जो शासन व्यवस्था है, उसमें पुरुष ही वर्चस्व है, पुरुष ही उसमें सारे के सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करा रखा है कि वैश्विक पर्यावरण संकट में उत्तर और दक्षिण विभाजन क्या-क्या है। इसमें हमको इस वाले कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन के अंदर मोस्टली आपको क्या करना है, उसमें आपको ये बताना है कि पूरे विश्व में 2 भागों में देशों को बाँटा गया है, एक उत्तर के देश और दक्षिण। उत्तर में वो देश हैं जो ताकतवर देश हैं और उन्होंने क्या किया है, विश्व के पर्यावरण को क्या किया है, ज़्यादा नुकसान उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में बहुत मुख्य भूमिका निभाई है। उन्होंने ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ज़्यादा किया है। वहीं दक्षिण में वो देश हैं जो उपनिवेशीकरण की मार झेल रहे थे, जो ज़्यादा विकसित नहीं हुए, जिसकी वजह से उन्होंने पर्यावरण को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाया। और इसकी वजह से उनके ऊपर जो प्रॉब्लम है, उनके ऊपर दबाव जो है इस बात को लेकर कम होना चाहिए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने वैसे भी बता रखा है, तो आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए मध्य शक्ति क्या है? ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करा रखा है। तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, मध्य शक्ति क्या है के बारे में। यहाँ पर हम डायरेक्टली क्वेश्चन क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। अगला वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण की प्रक्रिया का समर्थन और विरोध देने के क्या आधार हैं? एक ही क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यानी वैश्वीकरण के इसमें फ़ायदे और नुकसान बताने हैं। क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखा है। वैश्वीकरण के फ़ायदे और नुकसान लगभग 7 से 8 लाख बच्चों ने आप लोगों ने नहीं देखा तो आप ये देख सकते हो क्योंकि पेपर नज़दीक है, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आतंकवाद क्या है उसको परिभाषित करें और आतंकवाद को फैलाने के लिए आतंकवादियों द्वारा कौन-कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने लगभग करा रखा है, लगभग 50,000 आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के बाद में सुरक्षा के जो है बदलते आयाम की आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। जैसे शीत युद्ध के दौरान में हथियारों की होड़ बहुत ज़्यादा चल रही थी। हथियारों की होड़ जो है वो कम हो गई है और नए-नए खतरे इसमें जैसे पर्यावरण खतरा है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानव सुरक्षा केंद्रित सुरक्षा ज़्यादा इसमें हमारे महत्वपूर्ण हो गई। इसमें पर्यावरण की सुरक्षा, साइबर अटैक है, महामारी है, इसके बाद में और क्या नाम है आतंकवादी हमला है, ये सारे के सारे इसके अंदर क्या आने चाहिए। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, अल्प विकसित देशों में परिधि मॉडल, ये पेपर में इंपॉर्टेंट है। या तो आपसे इमैनुअल वेलेस्टीन के विचार पूछे जाएंगे या फिर आपसे परनिर्भरता का सिद्धांत पूछा जाएगा या आपसे एजी फ्रैंक के विचार पूछे जाएंगे। तो आपको तीनों में यही बातें बतानी है, याद रखना है। तीनों तरह के क्वेश्चन में सेम ही आंसर आएगा। ये मैंने पढ़ा रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इसको देख सकते हैं। पर्यावरण और विकास के बीच में संघर्ष, यानी पर्यावरण को विकास के मुद्दों की वजह से यानी वैश्विक, और इसके अंदर आपको बताना है कि किस तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आंतरिक राष्ट्रीय धार्मिक आंदोलन कौन-कौन से, इसकी चर्चा करनी है। राष्ट्रीय आतंकवाद के बारे में आपको बताना है, आतंकवाद वैश्विक लड़ाई पे निबंध लिखना है, यानी आतंकवाद हमारे लिए, आतंकवाद के बारे में बताना है, फिर क्यों हमले हो रहे हैं, उसके क्या प्रभाव है। अगला अंतर्राष्ट्रीय, ये भी क्वेश्चन मैंने करा रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में चीन एक उभरती हुई महाशक्ति कैसे है। देखो 3 क्वेश्चन है, या तो भारत के बारे में पूछेगा आपसे, तो चीन के बारे में पूछेगा, या तो आपसे यूरोपीय संघ के बारे में पूछेगा। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनजीओज की भूमिका बतानी है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में। ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है आप लोग, देखो जो-जो क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं मैं आपको प्लेलिस्ट दे दूँगा, प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अगला है आपका ग्लोबल कॉर्पोरेटिज़्म क्या है और साथ ही साथ में स्वयं प्रभुत्ता पे इसका क्या प्रभाव है, तो ये भी आपको क्वेश्चन करना है, ये भी करवा रखा है हमने। परमाणु अप्रसार संधि क्या है, ये भी क्वेश्चन करा रखा है, ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लेंगे उसमें से। अगला, वैश्विक व्यवस्था में अमेरिका का जो वर्चस्व है वो प्रभाव बदल रहा है, जैसे यूरोपीय यूनियन का प्रभाव बढ़ रहा है, चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है ना? तो इसका प्रभाव कम होता जा रहा है, इसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है, हस्तक्षेप क्या है, हस्तक्षेप के 3 अलग-अलग प्रकार कौन से हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी ईज़ी है, क्वेश्चन करा रखा है आप लोगों को। डायस्पोरा क्या है, यानी प्रवासी समुदाय क्या है और ये कैसे प्रभावित करते थे, ये करवा रखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मानव सुरक्षा एजेंडा किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की सुरक्षा की कल्पना, यानी मानव सुरक्षा को आज के ज़माने में महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। अगला निर्जातीयकरण या एथनीकरण क्या है और युद्ध के बाद में इनके आंदोलन क्या क्यों बढ़ी। लास्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के बाद में वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरुआती दौर में कैसे अलग है, यानी वैश्वीकरण पहले अलग था और आज के ज़माने में हमको अलग दिखता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी को के पेपर के लिए तैयार करने। आई होप आपका पेपर में पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी में से बनेगा, जैसा कि मैंने दिखाया भी है। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय